नमस्ते बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन हेल्थ के। इस लेक्चर में हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो करने वाले इम्यूनिटी के लिए। बेटा, ये गॉड का बहुत अच्छा गिफ्ट है जो आप लोगों को मिला है। अगर हमारे अंदर इम्यून सिस्टम नहीं होता तो सोचो हमारी क्या हालत होती। इस एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया वायरस हमको नोच नोच के खा गए होते हैं। इसलिए गॉड ने आपको एक इम्यून रिस्पॉन्स दिया है जो आपको बर्थ के साथ भी मिल जाता है और उसके बाद में आप अक्वायर्ड भी कर सकते हैं। और अक्वायर्ड होता है विद टाइम। एकदम से तो होती नहीं कोई चीज। देखो, आज अगर आप मेरा लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर भी तो नॉलेज पढ़ते पढ़ते ही आता है ना। सेम वैसी चीज है, गॉड ने आपको एक इनेट इम्यूनिटी के साथ में एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दी है। इन सारी चीजों को आज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके साथ में अपन वैक्सीनेशन के बारे में और कुछ एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जुड़े रहिएगा एंड तक। हर एक लाइन को पढ़िए, आपके नंबर आउट ऑफ आएंगे। क्लियर बेटा? तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अपन इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं बेटा, every day we are exposed to a large number of infectious agent। ये सारे कल्प्रिट है बेटा अपने लिए। इन्फेक्शियस एजेंट से हम तो कभी वो होना नहीं चाहते एक्सपोज, लेकिन क्या करें, एनवायरमेंट में मौजूद होते हैं तो इनसे अपन एक्सपोज होते हैं। However, only few of this exposure result in disease। जो डिजीज पैदा करते हैं बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। So why? This is due to the fact that body is able to defend itself from the most of this foreign agent। अब ये तो देखिए, अपन जाते हैं कहीं पर बेटा, बहुत सारा कचरा हो रहा है या कैसा भी हो रहा है, कैसा भी एनवायरमेंट है, अपन बीमार थोड़ी हो रहे हैं हर बार। क्यों नहीं हो रहे? हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट फाइट किया है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन एजेंट्स आ रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी हो सकता है, पैथोजेंस, तो उनसे फाइट करने के लिए आपकी बॉडी ने क्या बना रखी है? एंटीबॉडीज बना रखी है। इसलिए तो अपन को सभी हर जगह अपने को डिजीज नहीं होती। This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity। तो ये डेफिनेशन बेटा बोर्ड के बच्चों के लिए काम की है, तो वो रट कर ऐसी ही लाइन लिखा है, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by the immune system is called immunity। इम्यूनिटी बेटा दो तरीके की है। एक है आपके पास में इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है आपके पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट आपको बर्थ के साथ मिलती है और एक्वायर्ड आप समय के साथ गेन करते हैं। तो इनके बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है वो अपन समझते हैं इसके अंदर। देखिए, इनेट इम्यूनिटी के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। नॉन स्पेसिफिक का मतलब समझ रहे हो? इसको पता नहीं है, कोई भी एंटीजन आएगा उससे अपने को फाइट करनी है। पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी नहीं बनी हुई है, स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। जैसे कि आपकी स्किन है, आपकी स्किन के ऊपर बेटा आप बाहर से कोई भी माइक्रोब्स आ रहे हैं आपके, तो सभी माइक्रोब से प्रोटेक्ट कर रही हो। वो ये थोड़ी देख रही है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला है या क्लोस्ट्रिडियम है या कोलेरा है, कुछ भी नहीं देखती। सभी के लिए वो सेम रहती है। यानी कि ये क्या है? इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक है, डेट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि गॉड गिफ्ट है ये तो। दिट इज दिस इज accomplished by providing different type of barriers to the entry of foreign agent into our body। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अब कौन कौन से बैरियर्स है बेटा, ये देखिए। सबसे पहला तो इसके अंदर जो देखने को मिल रहा है अपने को वो है फिजिकल बैरियर्स। अभी जैसे मैंने बताया था, स्किन सबसे मेन, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, जीआईटी और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। जो म्यूकस की कोटिंग है बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मत लिख लेना, म्यूकस तो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर बात कर रहा है बेटा किसकी? ये बात कर रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन की। तो इस लाइन को बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, म्यूकस कोटिंग की बात कर रहा है वो एपिथेलियम की। जो लाइन कर रही है आपकी किसको? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग अवर बॉडी। तो ये तो फेविक्विक है। ये क्या है बेटा? फेविक्विक है। जैसे ही माइक्रोब्स आएगा उसको चिपका लेगा, पकड़ लेगा वहीं पर। तो ये आपके फिजिकल बैरियर है, लाइक आपकी स्किन हो गई, म्यूकस कोटिंग हो गई। उसके बाद में आ जाते हैं अपन फिजियोलॉजिकल। एसिड इन द स्टमक। सपोज अपना पीएच बेटा 1.2 है, 1.2 टू 1.5 है। अब कोई माइक्रोब्स आएगा तो इस एसिडिक पीएच में बच नहीं पाएगा। सलाइवा के अंदर भी लाइसोजाइम्स होते हैं, वो भी उसको किल कर रहे होते हैं।
टीयर से, इसमें भी लाइसोजाइम्स होते हैं, ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। तो बहुत सारे बैरियर्स बना रखे हैं। सलाइवा से बच गए तो स्टमक में नहीं बचोगे, स्टमक से बच गए इंटेस्टाइन में नहीं बचोगे। हर तरफ बेटा ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हमको नेचर ने दिए, हमको गॉड ने दिए हैं। आई कुछ बात समझ में यहाँ तक? ईयर वैक्स भी आप गिन सकते हो, कान के अंदर होता है। फीमेल के वजाइना के अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं बेटा जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स, अब डब्ल्यूबीसी तो आपको पता ही है, ल्यूकोसाइट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक पीएनएलओ, पीएमएनएल, मतलब पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो ये जो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल्स जो होते हैं बेटा, लगभग 65% होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर होते हैं। तो ये आते ही आपके किसी भी एंटीजेंस पर अटैक चालू कर देंगे। इसके अलावा एक और फेगोसाइटिक होते हैं, ये भी फेगोसाइटिक है आपके। दूसरे फेगोसाइटिक जो है थोड़े से बड़े हैं, जिनको आप बोल रहे हैं मोनोसाइट्स। ये थोड़े से बड़े सेल्स है बेटा, ये भी फेगोसाइटिक करते हैं, लेकिन ये ब्लड में नहीं करते हैं, ये माइग्रेट होकर सेल्स तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ये न्यूट्रोफिल माइक्रो माइग्रेट नहीं होते, ये भी आपके माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट प्रोसीजर को अपन बोलते हैं डायपेडिस, मतलब ये आपका ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से बेटा ये माइग्रेट होकर आपके टारगेट जगह पर पहुंच जाएंगे जहां एंटीजन है, उसके अकॉर्डिंग इनका नेम भी हो जाता है। तो ये जब अपने आप को स्क्वीज करके बाहर निकलते हैं इस वेसल से और माइग्रेट होते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डायबिटीज। मोनोसाइट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ये भी करते हैं, न्यूट्रोफिल भी करते हैं, वहां जाके इनगल्फ कर जाएंगे उसको। तो ये दोनों कौन से फेगोसाइटिक हो गए एक तरीके से। नेचुरल किलर सेल, बेटा ये कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट भी एक्ट करते हैं, और ये केमिकल निकालते हैं जिसको बोलते हैं परफोरिन। ये परफोरिन क्या करता है, पोर्स क्रिएट कर देता है एंटीजन के अंदर, और यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज करते हैं जो अंदर जाकर इसको डैमेज कर देती है एक तरीके से। तो ये आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो ये आपके सारे कौन से हो रहे हैं, सेलुलर बैरियर इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज। तो जब ये यहाँ से निकल के बेटा यहाँ चले गए मोनोसाइट, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज भी तो वही है, आपके मोनोसाइट ही है। सो कैन फेगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। तो ये सेलुलर बैरियर्स के बारे में जो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम साइटोकाइनिन देख लेते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट्स प्रोटीन कॉल्स इंटरफेरोन। प्रोटीन लिखा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मत कराना। एनसीईआरटी लाइनें क्या कर देती, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नहीं है बेटा, प्रोटीन है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरोन्स। कुछ आ रही बात समझ में? विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो ये इंटरफेरोन्स जैसे ही आपके इन्फेक्ट हुए कोई सेल वायरस के द्वारा, तो उसने इंटरफेरोन्स को रिलीज किया, और उसने पास वाले सेल को भी अलर्ट कर दिया कि आपके अंदर भी वायरस नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा पड़ोसी है, आपको बता रहा है। तो आपने क्या किया, उस वायरस के अगेंस्ट आपने जिन बना लिए। तो आपने जो वायरस के अगेंस्ट जिन थे उनसे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, वायरस से फाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो आपके पास में चार तरीके के बैरियर हो गए। फिजिकल बैरियर आपने देख लिए जो मैंने इसके अंदर आपको बताया, फिजियोलॉजिकल मैंने आपको बताया, सेलुलर बैरियर्स मैंने आपको बताया, और साइटोकाइनिन बैरियर्स बताए। ये सारी बातें मेरे हिसाब से बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारी इन्नेट इम्यूनिटी की बातें चल रही है। अब अपन आ जाते हैं एक्वायर्ड। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब अपन बात करेंगे बेटा, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये तो विद टाइम आती है अपने को। अक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ये बात याद रख लीजिए, इसको आप लाइन कर लीजिए। मतलब सपोज ये कोई ए वायरस है, तो इससे फाइट करने के लिए ए एंटीबॉडी होगी। आई बात समझ में? इस तरीके से बेटा ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी चलती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। दिस मीन्स when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response. अब जैसे ही कोई एंटीजन आया बेटा, और आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर लिया सबसे पहले, तो आपने उसको क्या बोला, प्राइमरी रेस्पॉन्स। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंटीबॉडी होती है वो होती है आईजीएम। ये थोड़ी सी टाइम लेती है बेटा, 6 to 10 आवर्स के लगभग लेगी उस चीज को समझने के लिए, विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। मतलब 6 to 10 आवर्स तो क्या, 6 to 10 डेज गिन लो आप।
Subsequent encounter with the same pathogen elicit a highly intensified secondary or anamnestic response. ये फास्ट होता है। एनामनेस्टिक का मतलब क्या हुआ? फास्ट रिस्पॉन्स। ये क्या हुआ? जब सेम पैथोजन, डिफरेंट पैथोजन अगर लिखा हो तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा। सेम पैथोजन वापस से आपकी बॉडी पे आया और आपको फिर से उसने अटैक किया, तो आपकी बॉडी उसके लिए पहले से क्या बना चुकी है? मेमोरीज बना चुकी है। तो मेमोरीज बना चुकी है तो आप उससे फाइट कर लेंगे और आप उससे विन कर जाएंगे। 1 to 2 days में हो जाता है। So this is described to the fact that our body appears to have the memory of first encounter. और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंटीबॉडीज होती है वो होती है बेटा आईजीजी। कभी कभी आप देख सकते हैं इसमें आईजीए और आईजीई भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करती है, बाकी ज्यादा रोल नहीं रहता इनका। मेनली आपकी होती है आईजीजी। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए तो आईजीएम होगी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए आईजीजी होगी। एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स कौन सा कहलाता है बेटा? सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट के अंदर। ये बात आई बेटा समझ में आप लोगों को? The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in our body, that is B lymphocytes and T lymphocytes. देख बनते तो दोनों ही बोन मेरो के अंदर, चाहे B lymphocytes हो चाहे T lymphocytes हो, लेकिन T lymphocytes मैच्योर होने के लिए थाइमस के पास चले जाते हैं और थाइमस वहां पर एक हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन, और थाइमोसिन की वजह से मैच्योर हो जाते हैं तो टी लिम्फोसाइट्स वहां पर बनते हैं। क्लियर? बी लिम्फोसाइट्स का नेम आया है बर्सा ऑफ फैब्रिकस। ये बर्ड्स के क्लोइकल रीजन में प्रेजेंट था, सबसे पहले वहां से इस तरीके के एंटीबॉडीज को अपन ने डिस्कवर किया, तो इसको नाम दिया बर्सा ऑफ फैब्रिकस जो आपके बर्ड के अंदर। और टी आपका जो आया वो थाइमस से आया। क्लियर? बी का बोन मेरो मत कर लेना, बर्सा ऑफ फैब्रिकस है। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रेस्पॉन्स टू द पैथोजेंस। जैसे कि अपने भी सोल्जर होते हैं कल्प्रिट से लड़ने के लिए, वैसे ही अपनी बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं वो भी आपके पैथोजन से लड़ने के लिए होते हैं। इनटू अवर ब्लड टू फाइट विद देम। तो ये तो बॉडी फ्लूइड में वर्क कर रही है, तो बेटा ये कौन सी होगी? ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज एंड द टी सेल्स themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. अब ये टी सेल्स है बेटा, हर जना फाइटर थोड़ी होता है, ये केमिकल रिलीज करते हैं जिनको इंटरल्यूकिन कहते हैं, और ये इंटरल्यूकिन जाके जगाता है बी लिम्फोसाइट्स को कि उठ बेटा, कोई पैथोजेंस आया है और पैथोजेंस से अपने को लड़ना है। तो इस तरीके से बेटा ये एक्टिविटी होती है। तो टी लिम्फोसाइट डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन। 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 लाइट होती है और 2 हैवी होती है। इस तरीके से बनती है। थोड़ा सा मैं रबर यूज कर लेता हूँ। सपोज ये 2 हैवी हो गई और ये 2 लाइट हो गई। क्लियर? 2 small called light and 2 longer called heavy chain. Hence an antibody is represented by H2L2। तो 2 H2 तो ये हो गया और लाइट वाला L2 ये हो गया। क्लियर? Different types of antibodies are produced in our body like IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. गेम डी से याद कर लो, गेम डी, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Because these antibodies are found in blood, the response is called as humoral immune response। तो फ्लूइड में है तो बेटा आप इसको ह्यूमरल ही बोलोगे। टी लिम्फोसाइट्स वाले को आप सेल मीडिएटेड बोलते हैं। So this is the one of the two type of our acquired immune response, antibody mediated. The second type is called cell mediated response or the cell mediated immunity, CMI. The T lymphocytes mediate CMI अपन ने कर दिया cell mediated. Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily and transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life। अब एक समझिए, आपसे पूछ ले कि ऑर्गन रिजेक्शन तो या ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कौन करता है, तो टी लिम्फोसाइट्स करते हैं, बी वाले नहीं करते। यहीं पर ये लिखा है कि अगर आपने कहीं हार्ट डोनेट किया, आई ली है, लिवर लिया है, किडनी लिया है, ये सारी चीजें अगर आपने ली है
वो नियर अबाउट नहीं है। जो भी ग्राफ्टिंग हुई हो, नियर अबाउट ग्राफ्टिंग नहीं है। जो भी ट्रांसप्लांट हुआ नियर रिलेटिव का नहीं है। तो आपकी बॉडी उसके लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स बना देती है उसको रिजेक्ट करने के लिए, और वो आपके सेल्स जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। देन अ सर्च बिगेन टू फाउंड अ सुइटेबल डोनर। तो हमेशा नियर रिलेटिव्स होगा, उसी का ऑर्गन डोनेट होना चाहिए। बाकी तो फिर इम्यून रिस्पॉन्स को अपने को करना पड़ता है साइक्लोस्पोरिन से। तो वो सब एनसीईआरटी इतना बताती नहीं है, लेकिन इतना अपने को पता होना चाहिए। Graft from just any source, animal, another primate, or any human being cannot be made, since the graft would be rejected sooner or later. ये तो होना ही है, मैंने तुमको बताई है। जब तक आपके क्लोज रिलेटिव नहीं होंगे तब तक आप किसी भी सोर्स से आप लीजिए, उस ग्राफ्ट का रिजेक्शन होगा ही होगा। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर असेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट। ये तो बहुत जरूरी है बेटा, बिना मैच के थोड़ी होता है। मेरे पेन का जो ढक्कन है वही ढक्कन लगेगा ना, उसमें दूसरा लगाऊंगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो बहुत सारे मेजर्स मेरे को क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके लिए रेमेडीज क्रिएट करनी पड़ेगी। सो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट। इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट, मैंने अभी बताया था, ऑल हिज लाइफ। यानी कि अब ग्राफ्ट तो उसके अंदर आ चुका है बेटा, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, तो अब वो लाइफ ढंग से नहीं जी पाता है। खुले में बारिश में नहाकर नहाना, ठंडे पानी में मजे करना, किसी भी जगह चले जाना, बहुत सारी लाइफ कम कम हो जाती है। तो ये इम्यून, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, वीक हो गया उसके अंदर। लेकिन हाँ, आपका जो ऑर्गन खराब हुआ है वो ठीक हो जाता है। सो द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अपना कौन और पराया कौन। अपना पराया सिद्धांत जानती है बेटा, देखो अपनी बॉडी भी पहचानती है अपना पराया। And the cell mediated immune is responsible for the graft rejection. तो सेल मीडिएटेड दिया किसने था, ये टी लिम्फोसाइट्स ने दिया है। तो मेरे हिसाब से ये सारी लाइनें बेटा आप लोगों को समझ में आ चुकी है। सिंपल सिंपल सी चीजें, इनमें कोई टफ नहीं है। अब आ जाते हैं अपन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। देखो बेटा, इस सेशंस में हम केवल रैपिड रिवीजन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का डिटेल लेक्चर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले केवल अपन एक कोर्स जो होता है रैपिड रिवीजन का, वो अपन अपलोड करेंगे। जहां भी आपको डाउट आते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर बेटा? सिंपल सिंपल सी चीजें देखो, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन which may be in the form of living or a dead microbes or other protein। मैंने बताया एंटीजन कोई भी हो सकता है कोई प्रोटीन्स हो सकता है, कोई कार्ब्स हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई माइक्रोब्स है। तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, ये बात तो तुम्हें पता है ही है। This type of immunity is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to give its full effective response। तो आपकी बॉडी को अगर किसी एंटीजन ने आकर इफेक्ट किया है, तो आपकी बॉडी ने क्या बनाई है, एक्टिव इम्यूनिटी, और ये थोड़ी स्लो है। क्लियर? ये नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। एक्टिव कैसी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जैसे आप पोलियो वगैरह के वैक्सीन देखते हैं, वो आपकी आर्टिफिशियल हो गई। नेचुरल आप स्मॉल पॉक्स वगैरह देख लीजिए, आप एक बार इस स्मॉल पॉक्स के जो भी वायरसेस से आप उससे इन्फेक्ट हुए, तो नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी ने उसके लिए क्या बना दी है, मेमोरीज बना दी है। पोलियो में क्या होता है कि डेड या फिर एटीन्यूटेड फॉर्म जो होता है वायरस का, वो इंजेक्ट किया जाता है, आप ओरल ड्रॉप ले रहे हैं उसकी, उसके लिए आपकी बॉडी क्या बना देती है, एंटीबॉडीज बना देती है। तो फिर कभी भी उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी आएगा तो आपकी एंटीबॉडीज उससे लड़ सकती है ना। तो इसलिए बचपन में 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है, जिसको अपन पोलियो में दी जाती है। आई बेटा समझ में? तो ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग है। स्लो तो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग, जीवन भर तक बेटा इसकी इम्यून सिस्टम बना रहता है, एक्टिव आपके इम्यूनिटी का। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during immunization or infectious organisms gaining access into body during natural infection induce एक्टिव इम्यूनिटी। इस लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं? देखिए यहां से वापस पढ़िए। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स, आपने क्या डाला है,
माइक्रोब्स डाले आपकी बॉडी में ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, जो भी अपना इम्यून का वो टाइम चल रहा होता है, और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने आपको स्मॉल पॉक्स बताया, ये भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी या तो आपकी नेचुरल होगी या आर्टिफिशियल होगी, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। आई बेटा समझ में? हाँ, आपने रेडीमेड एंटीबॉडीज बना दी, आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, देन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव भी नेचुरल है, बाहर से कोई चीज आ रही है तो वो पैसिव है, ये भी आपकी नेचुरल होगी और ये भी आपकी आर्टिफिशियल होगी। अब ये क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड है। जैसे कि आपको स्नेक ने काटा तो आपने डायरेक्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके डाल दी, तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये पैसिव इम्यूनिटीज हो गई। स्नेक बाइट में कुत्ता काट ले, टिटनेस लगाए जाते हैं, तो कोई भी ये डॉग रैबिट और ये है चूहा वगैरह सभी चीजों में आप टिटनेस यूज करते हैं, तो ये आपको उस समय यूज करनी ही पड़ेगी। ये पहले से प्रिपेयर्ड है आपकी लैब के अंदर, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये पैसिव है। नेचुरल पैसिव के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, मदर मिल्क से आपको आईजीए मिलती है, प्लेसेंटा से आपको आईजीजी मिल रही होती है उस समय, तो ये क्या है, नेचुरल पैसिव है। इस तरीके से पैसिव भी आपकी नेचुरल हो सकती है, आर्टिफिशियल हो सकती है। सो डू यू नो व्हाई मदर मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर न्यूबॉर्न इन्फेंट, अभी मैंने बता दिया। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secreted by mother during the initial day of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infants। आया समझ में? पैदा होते ही माँ का दूध क्यों जरूरी होता है, एंटीबॉडीज ही नहीं होगी तो फिर जमा हो जाएंगे अपन, इसलिए कहते हैं माँ का दूध पीकर आएगा नहीं, तो बचपन में पीना जरूरी है। आपके अंदर अच्छी खासे इम्यून सिस्टम डेवलप होता है उससे। द fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy, IgG मिलती है उसको। There are some examples of the passive immunity, देख लेते हैं बेटा कौन कौन से एग्जाम्पल्स। इन्होंने यहाँ लिखे नहीं है, मैंने आपको बता ही दिए थे, तो वो सारे ही आपके एग्जाम्पल्स है। इसके बाद अपन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, हाँ इसमें दिया होगा। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। सिंपल सी चीज है, आप अगर कोई भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर रहे हैं या वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो सारा किस पर बेस्ड है, मेमोरी पर बेस्ड है, ऑफ द इम्यून सिस्टम। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेंस और द inactivated weekend pathogen are introduced into the body। देखो, अगर आप इसके अंदर अलाइव डाल देंगे पूरा का पूरा और वीकेंड नहीं है, इनएक्टिवेटेड नहीं है, तो वो तो नुकसान करेगा। तो आप वीकेंड वो अंदर डालेंगे ताकि आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और स्ट्रॉन्ग जब भी आएगा तो उससे लड़ लेगी वो। सो द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन would neutralize the pathogenic agent during the actual infection। डायरेक्टली तो वैसे एंटीबॉडीज इज स्मॉलर देन एंटीजन, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इनका मेन फंक्शन न्यूट्रलाइजेशन है। फेगोसाइटोसिस तो ये बहुत मुश्किल रहता है, ये टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करती है। सो द वैक्सीन्स आल्सो जनरेट मेमोरीज, B and T cells that recognize the pathogen quickly on the subsequent exposure and overwhelm the invader with a massive production of antibodies। तो इस तरीके से जैसे ही आपके अंदर कोई आया एंटीजेंस वगैरह, तो आपकी बॉडी ने क्या किया, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज उसके लिए बना दी। आई कुछ बात समझ में? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, मेनली आपके एंटीबॉडीज यही बन रही है उसमें, जो आपका इम्यून सिस्टम जो हो रहा है। तो आपके क्या क्या जनरेट हो रहे हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो बी सेल्स आपके एंटीबॉडीज दे ही रही है। सो इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, अभी मैंने बताया। एंटीटॉक्सिन स्नेक में दिया जाता है। Even in the case of snake bites, the injection which is given to the patient contain preformed antibodies against the snake venom। So this type of immunization is called passive immunization। तो ये सारे examples है बेटा जो हम लोगों को आने चाहिए। तो सिंपल सिंपल सी चीजें बेटा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखो, वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी बनाया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ द पैथोजेंस इन बैक्टीरिया और यीस्ट, दोनों में बनाए जाते हैं। Vaccine produced using the approach allow large scale production and hence greater availability for immunization।
जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट, इस बात को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ बेटा, ये पूछा जा सकता है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर अपना बायोटेक आने वाला है, उसके अंदर अपन बनाते हैं इस टाइप के तरह तरह के वैक्सीन होते हैं बेटा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कुछ आपकी रिकॉम्बिनेंट से भी बनते हैं, कुछ आपके सिंपली बनते हैं। तो ये सब अभी अपन को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए इतना बहुत होता है। आपको जितना भी मैंने ये सब चीजें बताई है यहाँ पर, इनको अच्छे से आपको रीड करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन स्टार्ट करेंगे वो एलर्जी से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी अपन डिजीजेस जो रह गई है वो भी अपन उसमें कवर्ड करेंगे। तब तक आपको इसको पढ़ना है, अपनी एनसीईआरटी को खुली रखना है, एक एक लाइन को अंडरलाइन करना है, अच्छे से इन चीजों को समझनी है, तो आपके आउट ऑफ नंबर कोई नहीं रोक सकता। आया बेटा समझ में? थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।